सभी स्टूडेंट्स का इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म EFE एकेडमी में स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशील सारण साइंस का एक जो चैप्टर है स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र, उसके सेकंड पार्ट को लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। तो कंकाल तंत्र का जो सेकंड पार्ट है जिसको कहते हैं परिधीय कंकाल। परिधीय कंकाल के अंदर क्या होगा, जो अक्षीय कंकाल है, एक लाइन में कंकाल है, अपनी खोपड़ी है, रीढ़ की हड्डी है और पसलियां है, इनके साथ में कंकाल जुड़ा होता है। तो हाथों और पैरों का जो कंकाल है वो इसके अंदर आएगा। हाथों और पैरों के कंकाल को अपनी परिधीय कंकाल के अंदर सम्मिलित करते हैं। परिधीय कंकाल के अंदर अपने लेंगे हाथों और पैरों के कंकाल को। तो हाथों के कंकाल की चर्चा पहले करें अपने। तो हाथों के कंकाल के अंदर जैसे देखें, ये जैसे हाथों का कंकाल दिखा रहे हैं यहाँ पे, हाथों का कंकाल। तो हाथों के कंकाल के अंदर जैसे अपने कंधा है, कंधा और कोहनी है, इसके बीच में हड्डी होती है ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद में कोहनी और कलाई के बीच में दो हड्डियां हैं, एक होती है रेडियस और एक होती है अल्ना। रेडियस और अल्ना। और रिस्ट वाला भाग है अपना कलाई के अंदर कार्पल्स। 8 कार्पल्स होते हैं कलाई और अंगुली के बीच में। ये अपने हथेली वाले भाग में, पाम वाले पार्ट में मेटाकार्पल्स होते हैं, 5 मेटाकार्पल्स। अंगूठे और अंगुलियों में है अंगुलास्थियां। ये 2 अंगूठे के अंदर है, अंगुलियों में 3 है, ये अंगुलास्थियां। यानी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, रिस्ट में कार्पल्स, हथेली में मेटाकार्पल्स और हाथों की अंगुलियों में हो जाएगी अंगुलास्थियां। तो ये सारे हाथ की कंकाल के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। इनको अपने जैसे देखेंगे आगे एक एक करके। तो ये अलग अलग शो कर रखा है अपनों ने। हाथों का जो कंकाल है और उसके अंदर भी जैसे हाथों की जो हड्डियां होती है वो अक्षीय कंकाल के साथ कैसे जुड़ी होती है, तो यहाँ पे अपनी होती है अंश मेखला, पेक्टोरल गर्डिल होती है। अंश मेखला के अंदर 2 हड्डियां आती है, एक तो अपने कॉलर के नीचे होती है क्लेविकल, तो कॉलर बोन कहते हैं, और एक पीछे की तरफ कंधे के अंदर होती है स्केपुला। तो क्लेविकल और स्केपुला ये दोनों मिलकर बनाती है अंश मेखला, और अंश मेखला के साथ हाथों की हड्डियां जुड़ी मिलेगी इस प्रकार से। तो ये सब स्ट्रक्चर दिखा रखी है। एक तो है क्लेविकल बोन, क्लेविकल जो बोन होगी, क्लेविकल बोन को कॉलर बोन भी कहते हैं, कॉलर बोन कहा जाएगा क्लेविकल। और कंधे के अंदर पीछे की तरफ अपनी होगी स्केपुला, तो शोल्डर ब्लेड कहते हैं। शोल्डर वाला भाग है, कंधे का ब्लेड बना रहे हैं, शोल्डर ब्लेड, स्केपुला। और फिर अपर आर्म के अंदर ह्यूमरस। फोरम आर्म की बाहरी तरफ हड्डी होगी रेडियस, और फोर आर्म के अंदर की तरफ वाली हड्डी होगी अल्ना। रेडियस और अल्ना। कलाई की संरचना बनाई हुई है कार्पल्स ने, हथेली की संरचना है वो मेटाकार्पल्स ने, और फिर अंगुलियों के अंदर है फेलेंजेस। इस प्रकार से ये हड्डियां होती है क्लेविकल, कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस। ये सारी हड्डियां मिलकर हाथ का कंकाल बनाती हैं। अब ये दिखा रखा है देखो अपने। के बाद पैरों का कंकाल। पैरों के कंकाल को अपने लें। पैरों के कंकाल की जो हड्डियां हैं, जैसे हाथों की हड्डियां अंश मेखला से जुड़ी हुई थी, पैरों की हड्डियां हैं वो सोनी मेखला के साथ जुड़ी होती है, पेल्विस गार्डिल के साथ। तो ये सोनी मेखला दिखा रखी है, जैसे ये सोनी मेखला है, ये सोनी मेखला दिखा रखी है। सोनी मेखला के साथ में अपने जो पैर का थाई वाला भाग है, जांग के अंदर सबसे लंबी हड्डी होती है वो होती है फीमर। ये हो जाएगी फीमर हड्डी एक प्रकार से। और फिर घुटना जो अपना है, नी वाला पार्ट है, इसमें ढक्कन की कार की हड्डी होती है कैप लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको बोलते हैं पटेला। तो जांग में तो फीमर और पैर के घुटने के अंदर पटेला। फिर पिंडली वाले भाग में 2 हड्डियां हो जाएगी, एक बड़ी हड्डी होगी
तो कहते हैं टीबिया, और एक छोटी हड्डी होगी ये वाली, ये फिबुला, टीबिया और फिबुला। फिर पैर का जो टखना है अपना टार्सल्स, टार्सल्स हो जाएंगे, और फिर पैर के तलवे के अंदर सोल वाले भाग में मेटाटार्सल्स, और अंगुलियों में अंगूठे में फेलेंजेस। तो ये ऑर्डर रहेगा, सबसे पहले पेल्विस गर्डिल, श्रोणि मेखला, फिर पैर के जांग के अंदर फीमर, पैर के घुटने में पटेला, पिंडली वाले भाग में दो हड्डियां हैं टीबिया और फिबुला, और फिर पैर के टखने के अंदर एंकल वाले भाग में टार्सल्स, और पैर के तलवे के अंदर सोल में मेटाटार्सल्स, और फिर अंगुलियों में फेलेंजेस। इस प्रकार से हड्डियां मिलेगी अपने ये। अब इनको अलग अलग नाम दिखा रखा है इस प्रकार से। सबसे पहले पैर की जांग के अंदर हड्डी है अपनी फीमर, फीमर बोन है, फीमर। घुटने की कैप के अंदर एक हड्डी है पटेला, और फिर पिंडली वाले भाग में बाहर की तरफ है टीबिया, अंदर की तरफ है फिबुला, टीबिया और फिबुला। एंकल वाले भाग में टखने के अंदर टार्सल्स, तो टार्सल्स की संख्या होती है 7, कार्पल्स की संख्या होती है 8। जो हाथ में कार्पल्स थे 8 होते हैं, टार्सल 7 होंगे। एक हड्डी वहां चलेगी एक प्रकार से नी कैप के रूप में, पटेला के रूप में। मेटाटार्सल्स, और फिर है फेलेंजेस। इस प्रकार से ये पैरों की हड्डियां हो जाती है। पैरों के कंकाल को इन्होंने बना रखा है। तो ये वाली हड्डी है जिसको कहते हैं अपने श्रोणि मेखला, श्रोणि मेखला, श्रोणि मेखला है। तो श्रोणि मेखला जो है वो किससे मिलके बनी हुई है? ये 3 हड्डियों से मिलके बनी होती है। पेल्विस गर्डिल, श्रोणि मेखला, एक तो होती है इलियम, एक इस्चियम और एक प्यूबिस। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस से मिलके बनी हुई है। तो श्रोणि मेखला 3 हड्डियां हैं, एक तो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये मिलके बनाती है। तो दोनों पैरों के अंदर कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 60 हड्डियां होती है। प्रत्येक पैर में 30-30 हड्डियां होती है। ऐसे हाथों के अंदर भी हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 60 हड्डियां होती है। 60 हड्डियां मिलेगी इसमें। हाथों के अंदर भी 60 हड्डियां, और पैर के सोल के अंदर, सॉरी पैरों के अंदर भी 60 हड्डियां, 60 हड्डियां पैरों के अंदर होगी। अंश मेखला वाला जो भाग होता है, पेक्टोरल गर्डिल, अंश मेखला में 2 हड्डियां होती है। तो पीछे की तरफ होती है स्केपुला और आगे की तरफ होती है क्लेविकल। तो 2 और 2 कितनी हड्डियां हो जाएगी? 4 हड्डियां हो जाएगी। हाथों में 60, पैरों में भी 60, 2 हो जाएगी अंश मेखला। और क्लेविकल जो पेल्विस गर्डिल होती है, श्रोणि मेखला, उसकी जो तीनों हड्डियां फ्यूज मानी जाएगी, एक ही मानी जाएगी। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस को एक माना जाएगा। इस प्रकार से श्रोणि मेखला है, उसमें 2 हड्डियां हो जाएगी। कुल हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 206 हड्डियां होती है टोटल अपने बोन। 206 हड्डियां हो जाएगी परिधीय कंकाल के अंदर। टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 206 हो जाएगी। इसके बाद अपने देखें जॉइंट्स के बारे में, संधियां, जॉइंट्स वाला जो सिस्टम है, संधियां। यदि जॉइंट नहीं होते तो अपनी मूवमेंट ही नहीं हो पाती। हड्डियों का जो गति हो रही है आपस में, वो जॉइंट के कारण हो रही है। तो जॉइंट्स होना जरूरी है। तो जॉइंट्स 3 टाइप के लेंगे अपने। सबसे पहले वाले जो टाइप के होते हैं वो होते हैं फाइब्रस टाइप के। फाइब्रस टाइप का जो जॉइंट होता है, उस जॉइंट के अंदर गति नहीं होती किसी प्रकार की। जो हड्डियां इस प्रकार से जुड़ी होती है फाइब्रस की तरह, उनमें गति नहीं होती, मूवमेंट नहीं होगी। और ये जॉइंट मिलता है अपनी कपालास्थियों में, क्रेनियल बोन्स के अंदर। क्रेनियल बोन्स इस प्रकार से जुड़ी रहती है कि उनमें किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होता।
तो फाइब्रस जॉइंट कहाँ मिलेगा? कपालस्थियों के अंदर, क्रेनियल बोन्स में मिलेगा। दूसरा टाइप का है कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जो जॉइंट होता है, उस जॉइंट के अंदर हल्की फुल्की मूवमेंट होती है, गति होगी इसके अंदर, धीरे धीरे हल्की सी गति होती है, हल्की सी मूवमेंट होती है, ज्यादा गति नहीं होती, हल्की सी मूवमेंट होती है इसके अंदर। और दूसरा, ये जॉइंट कहाँ मिलता है? तो रीढ़ की हड्डी में मिलेगा। रीढ़ की हड्डी के अंदर जो कशेरुकाएं होती है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कोडल, इस आपस में जुड़ी होती है, तो ये कार्टिलेज के द्वारा जुड़ी होती है, उपास्थि के द्वारा जुड़ी होती है। तो रीढ़ की हड्डी के अंदर मूवमेंट हो रहा है, वो उपास्थियों के कारण हो रहा है। एक जो पसलियां स्टर्नम से जुड़ी होती है आगे, ट्रू रिब्स ली थी, फॉल्स रिब पढ़ा था अपनों ने, फ्लोटिंग रिब्स पढ़ा था। तो पसलियां आगे की तरफ स्टर्नम के साथ, उपास्थि के साथ जुड़ी होती है। पसलियों का स्टर्नम के साथ जो जुड़ाव होगा वो उपास्थि की सहायता से होता है, कार्टिलेज की सहायता से होता है। उपास्थि वाला जॉइंट है वो कहाँ कहाँ पे ध्यान रखना है अपने को? एक तो रीढ़ की हड्डी के अंदर, और दूसरा पसलियों के अंदर। पसलियां है स्टर्नम से उपास्थि की सहायता से जुड़ी होती है। उपास्थि का जो जॉइंट होता है उसमें हल्की फुल्की मूवमेंट होती है, हल्की फुल्की गति होती है इस प्रकार से। तीसरे टाइप का जो मेन जॉइंट है वो है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जो जॉइंट होता है, उस जॉइंट के अंदर विशेष प्रकार का एक द्रव पदार्थ भरा रहता है जिसको कहते हैं साइनोवियल द्रव। अब इस जॉइंट को अपने देखते हैं आगे की तरफ। साइनोवियल जॉइंट, इस जोड़ के अंदर, साइनोवियल जॉइंट के अंदर, साइनोवियल जोड़ के अंदर हड्डियों के मध्य एक द्रव पदार्थ भरा रहता है। द्रव पदार्थ को बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड होता है, और इस संधि में गति प्रचुर मात्रा में मिलेगी, मोमेंट ज्यादा होती है इसमें। जैसे अपना ये जॉइंट है, कंधे का मोमेंट पूरा हो रहा है, देखो आप, ये कौन सा जॉइंट है? साइनोवियल जॉइंट है, प्रचुर मात्रा में गति हो रही है। इसमें गति है वो प्रचुर मात्रा में होती है। यह कई प्रकार का होता है, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसकी टाइप है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये वाला जॉइंट अपना बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट अपना एक तो कोहनी में मिलेगा, ये हिंज जॉइंट है, एक तरफ मूवमेंट हो रही है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में तो चारों तरफ गति हो रही है, इस प्रकार से ये हिंज जॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा इसमें और भी होता है। अब ये हिंज जॉइंट कहाँ कहाँ पे मिलता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो कहाँ मिलेगा? अपना ह्यूमरस और दूसरा अंश मेखला के अंदर, पेक्टोरल गर्डिल की मध्य मिलेगा। और दूसरा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नीचे कहाँ मिलेगा? अपना फीमर और श्रोणी मेखला, पेल्विस गार्डिल के मध्य मिलेगा, इनके मध्य मिलता है। तो ह्यूमरस के बीच में और श्रोणी मेखला के बीच में, फीमर के बीच में होता है, इस प्रकार से। इसमें प्रचुर मात्रा में गति होती है, मोमेंट इसमें प्रचुर मात्रा में होगी। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट जो होता है ये कोहनी में मिलेगा एक तो, और दूसरा घुटने के अंदर। कोहनी और घुटने के अंदर अपना जो जॉइंट है, यूं जॉइंट देखो आप, ये हिंज जॉइंट है, इस प्रकार से मूवमेंट हो रही है। कोहनी और घुटने के मध्य के जॉइंट को कहेंगे हिंज जॉइंट। टखने के अंदर भी मिलेगा। फिर अगला जॉइंट आ रहा है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है ये मुख्यतः कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में, अपनी जो कलाई के अंदर कार्पल्स है और हथेली के अंदर मेटाकार्पल्स है, इनके बीच का जो जॉइंट होता है उसको कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सबसे पहले वाला, ये अपना हिंज जॉइंट, ये अपना ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा एक जॉइंट होता है पाइवोट जॉइंट, संधि। पाइवोट जॉइंट के अंदर क्या होता है? जैसे अपनी खोपड़ी है की गति हो रही है, जैसे यूं हो रही है, रीढ़ की हड्डी के साथ है, इस तरह से
तो ये जो मूवमेंट है अपना धुरी की तरह, जैसे गेट ऐसे घूमता है, इस प्रकार से ये खोपड़ी वाला जो भाग है और पीछे की तरफ जो रीढ़ की हड्डी है अपने, उसके साथ जो जॉइंट बना हुआ है तो कहते हैं पाइवोट जॉइंट या धुरी संधि। इनको वापस देख लो आप, कोहनी और घुटने के बीच में जॉइंट होगा हिंज जॉइंट, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट होगा, और खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी के बीच में होगा पाइवोट जॉइंट या धुरी संधि। धुरी संधि मिलेगी, धुरी संधि पाई जाती है। ये सारे के सारे साइनोवियल जॉइंट के टाइप है। अब कंकाल तंत्र से संबंधित कुछ रोग है, डिजीज को अपने देखें कौन कौन से रोग मिलते कंकाल तंत्र से डिजीज। एक डिजीज है आर्थराइटिस। आर्थो शब्द आता है जॉइंट के लिए, आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन होना, संक्रमण हो जाना। इसमें क्या है, जैसे जॉइंट है, ये दिखा रखा है देखो इसमें, इस जॉइंट के अंदर क्या हो चुका है, इन्फ्लामेशन हो चुका है, संक्रमण हो चुका है, लाला रंग का हो रहा है, इस प्रकार से स्वेलिंग आ जाती है पैर के घुटने के अंदर, दर्द होता है भयंकर। इस प्रकार की बीमारी को कहते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस के अंदर क्या होगा, एक तो जो जॉइंट है उस जॉइंट में संक्रमण हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है, सूजन आएगी और दर्द होता रहता है इस प्रकार से। इस प्रकार की प्रॉब्लम को कहते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस कहाँ मिलेगा, मुख्य रूप से पैर के घुटने के अंदर मिलेगा। लक्षण क्या होंगे इसके अंदर, सूजन आ जाएगी और साथ में दर्द होता रहता है। इस प्रकार की प्रॉब्लम को कहते हैं आर्थराइटिस, और अधिकतर बड़े घुटने जॉइंट में मिलेगा। इसके बाद अगला रोग लें अपने, गाउट। गाउट की जो प्रॉब्लम होती है, गाउट की प्रॉब्लम में छोटे जो जॉइंट होते हैं, जैसे अंगुलियों के जॉइंट है प्रकार से, इन छोटे छोटे जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड जमा हो जाता है। यूरिक एसिड के जमा होने के कारण दर्द होता है। गाउट में कौन से पदार्थ का जमा होगा, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के जमा हो जाने के कारण दर्द होता है। इसमें बेसिकली ये क्वेश्चन बनता है अधिकतर, यूरिक एसिड का जमाव कौन से जॉइंट में होगा, कौन से रोग में होगा, तो गाउट रोग के अंदर होगा, गाउट डिजीज में होगा। और गाउट डिजीज हमेशा छोटे छोटे जॉइंट में पाई जाती है। दिखा रखा है देखो आप, छोटे छोटे जॉइंट में दिखा रखा है ये गाउट। यहाँ यूरिक एसिड जमा हो गया, सूजन सी आ जाएगी, इस पर स्वेलिंग आ जाएगी, सूज जाते हैं इसके जॉइंट। इस प्रकार की प्रॉब्लम को कहते हैं गाउट की प्रॉब्लम कहते हैं। यूरिक एसिड के जमाव हो जाने से गाउट के अंदर छोटे छोटे जॉइंट है वो सूजन आ जाती है उनके अंदर। अगला लेते हैं अपने ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियो का मतलब है हड्डी, पोर्स का मतलब छिद्र, तो हड्डियों में छोटे छोटे छिद्र बन जाएंगे। कैल्शियम की कमी के कारण होता है अधिकतर ये, तो हड्डियों में छेद बन गए। देखो आप ये दिखा रखा है, हड्डियां छिद्रित हो गई, एकदम कमजोर हो जाएगी हड्डियां, तो फ्रैक्चर की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो और दूसरा ये एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से भी होता है। स्त्रियों में ओस्टियोपोरोसिस एस्ट्रोजन जो लैंगिक हार्मोन है उसकी कमी से भी होता है। दो कमी ध्यान रखनी है, तो कैल्शियम की कमी से और दूसरा एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से हड्डियों का घनत्व डेंसिटी कम हो जाती है और उससे फिर उनमें फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाती है, फ्रैक्चर की रिस्क बढ़ जाती है। तो दो पदार्थों की कमी से होता है, एक तो एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से होता है और दूसरा कैल्शियम की कमी से होता है। और ओस्टियो मतलब बोन्स और पोरोसिस का मतलब उनमें छिद्र हो जाना, प्रॉब्लम को कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज देखते हैं अपने आगे, टिटेनी। टिटेनी की जो बीमारी है, मांसपेशियों के अंदर ऐसे तीव्र संकुचन होता है, ऐसे मांसपेशियां यूं हिलने लग जाती है, हाथों में यूं कंपन हो रहा है, पैरों में कंपन हो रहा है। तो कैल्शियम की कमी होने से जो कंकालीय पेशियां हैं तो अपने कंट्रोल में रहती है, उनमें तीव्र संकुचन प्रारंभ हो जाता है। इसमें मांसपेशियों में अत्यधिक संकुचन होता है, बहुत ही ज्यादा संकुचन।
इस प्रकार की प्रॉब्लम को कहते हैं टिटेनी, और ये भी कैल्शियम की कमी से होता है। टिटेनी के अंदर अत्यधिक संकुचन स्टार्ट हो जाएगा, यूं उसको वाइब्रेशन से, उस प्रकार की प्रॉब्लम को बोलते हैं टिटेनी, टिटेनी की समस्या होगी। एक बीमारी आती है माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस। तो माइस्थेनिया ग्रेविस है, ये अपने इम्यून सिस्टम से संबंधित बीमारी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमजोर होने के कारण ये कंकालीय पेशियां हैं, उनमें संकुचन नहीं हो पाता, शिथिलन नहीं हो पाता, कमजोर हो जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, इसके अंदर मांसपेशियां बिल्कुल कमजोर हो जाती है, सामान्य गतियां भी नहीं हो पाती, आंखों का जैसे झपकना है कि जबड़े का बंद करना है, हाथों को ऊपर नीचे करना है, ये मांसपेशियां बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं करती है। इस प्रकार की प्रॉब्लम को कहते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस कौन से सिस्टम के अंदर कमी के कारण होगी? इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने के कारण शरीर की जो सामान्य मांसपेशियां हैं उनमें गति नहीं हो पाती, पलकों का झपकना नहीं हो पाएगा, जबड़ों का खोलना बंद नहीं हो पाएगा, हाथों का संकुचन नहीं हो पाएगा। इस प्रकार की प्रॉब्लम को कहते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। इम्यून सिस्टम की कमी के कारण होता है, जिसमें मांसपेशियां एकदम कमजोर हो जाएगी, बिल्कुल वीक हो जाएगी। इसके बाद अपने अगला सिस्टम लेते हैं। इसमें अगला जो एक डिजीज है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी दिखा रखा है छोटे बच्चों में होता है, और ये जेनेटिक रीजन के कारण होता है, आनुवंशिक कारणों के कारण, जीन के कारण होता है। आनुवंशिक कारणों के कारण छोटे बच्चों की मांसपेशियां एकदम कमजोर हो जाती है, जिससे उनमें चलने फिरने में भी समस्या आती रहती है। इस प्रकार की प्रॉब्लम को कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी। छोटे बच्चों के अंदर ज्यादा दिक्कत आती है, तो सामान्य चलने में प्रॉब्लम आती है, मांसपेशियां बिल्कुल ही कमजोर हो जाएगी, और मांसपेशियां कमजोर हो जाने से खड़े होने में भी समस्या है, चलने के अंदर भी समस्या है। इस प्रकार की प्रॉब्लम को कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी है आनुवंशिक कारणों के कारण होगा, आनुवंशिक कारणों के कारण ये रोग होता है। तो ये अपनों ने कंकाल तंत्र के अंदर परिधीय कंकाल पढ़ा। परिधीय कंकाल के बाद अपनों ने कंकाल तंत्र से संबंधित कुछ रोग है, ओस्टियोपोरोसिस, गाउट, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, माइस्थेनिया ग्रेविस, टिटेनी, इस तरह के रोगों के बारे में पढ़ा। इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस प्रकार से जितना बार बार रिवाइज करोगे आपका अच्छा होता रहेगा पूरा। जय हिंद, जय भारत।